हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 20 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं, ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है जिसमें आपको वैल्यू निकालने बोला है रूट अंडर 9801 माइनस रूट अंडर 1681 का। जब आप 9801 देखेंगे और उसको रूट से बाहर निकालना है तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि 9801 जिस नंबर का स्क्वायर रहा होगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 9, क्योंकि 1 के स्क्वायर करने पे ही आपको यूनिट डिजिट 1 मिलेगा या 9 के स्क्वायर करने पे 81 यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। तो ये नंबर किसके बीच में है आप देखिएगा। 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100 और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। ठीक है, और ये नंबर 8100 और 10,000 के बीच में किसके ज्यादा पास है 10,000 के ज्यादा पास है। तो 99 का स्क्वायर रहा होगा, आप यहाँ से बोल सकते हैं। तो ये नंबर 99 का ही स्क्वायर है। तो रूट से क्या बाहर आएगा 99 माइनस 1681। जब आप देखेंगे तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और इसके यूनिट डिजिट में 1 है, यानी कि नंबर 41 का स्क्वायर रहा होगा। आप देख भी सकते हैं 41 का ही स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप 99 माइनस 41 जैसे ही कीजिएगा आपको ऑप्शन मिल जाएगा पहला वाला 58 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि तीन भागीदारों पी क्यू और आर का निवेश शुरू में 6:7:9 के अनुपात में है। एक वर्ष के बाद पी ने 30,000, क्यू ने 25,000 और आर ने कुछ और राशि अपने निवेश में जोड़ी। उनके निवेश का नया अनुपात 8:9:11 हो जाता है। पूछ रहा है आपसे कि भागीदार आर द्वारा जोड़ी गई राशि क्या थी। देखिए सेम सवाल मैंने करवाया है, कल मैंने एक 10 मिनट की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था, क्योंकि ये ट्रिपल रेशियो क्वेश्चन सीजीएल 25 में पूछा गया, बहुत अच्छा खासा, आई थिंक 3 या 4 बार पूछा गया 25 के प्रीलिम्स में। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जा रहा था। तो मैंने इसका एक बहुत ही यूनिक तरीका बताया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को, वो 10 मिनट की वीडियो, उसको जरूर देखिए। वहां पे मैंने इस सवाल को भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान कर देता है। शेष राशि में से 40% निवेश के लिए आवंटित किया जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी बची राशि को शिक्षा और यात्रा के लिए 7:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि यात्रा पे जो खर्च है वो 6,000 रुपये है तो कर्मचारी का कुल वेतन कितना है। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो कर्मचारी का कुल वेतन है वो 100 है। ठीक है, उसमें से 20% दान कर दिया, यानी कि 100 का 20%, 20 रुपये इसने डोनेट कर दिया डी। ठीक है, बचे कितने 80। और ये बोल रहा है बचे पैसों में से 40% इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 80 का जब आप 40% बोलिएगा तो 8 चौके 32, 32 रुपये उसने क्या किया इन्वेस्ट कर दिया। बचे कितने 40 में 80 में 32 इन्वेस्ट कर दिया तो 48 बचे ना। अब इस 48 को क्या कर रहा है वो 7:5 के अनुपात में बांट लेता है और 7 जो है शिक्षा पे खर्च करता है और 5 यातायात पे, यहाँ दे रहा है यात्रा पे। तो जब आप इसको 7:5 यानी कि 12 यूनिट में बांटिएगा तो 48 को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 यूनिट मिलेगा। तो 7 चौके 28 यूनिट वो खर्च करता है एजुकेशन पे और बचा हुआ 20 यूनिट, पंचों के 20 यूनिट वो खर्च करता है ट्रेवल पे। और आपको दे रहा है सवाल में कि वो ट्रेवलिंग पे 6,000 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि इसी 20 की वैल्यू 6,000 दे रखी है। आपसे पूछ रहा है 100 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कर्मचारी का कुल वेतन कितना है। आप खुद बताइए, यदि 20 की वैल्यू 6,000 है, ठीक है, तो 20 से 100 कितना गुना है 5 गुना, तो 6,000 का भी 5 गुना निकाल लेना होगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज के 10 वर्षों के बाद अपनी प्रारंभिक मूल्य की 5 गुनी हो जाती है। इसे अपने मूल्य से 25 गुना बढ़ने में कितना वर्ष लगेगा। देखिए इस टाइप के सवाल को मैंने पहले भी बताया है कि 10 वर्षों में यदि 5 गुनी हो जा रही है तो फिर 5 का 5 गुना अगले 10 वर्षों में हो जाएगा, यानी कि 25 गुना 20 वर्षों में हो जाएगा। देखिए सवाल ये है कि एक कोई प्रिंसिपल था मान लेते हैं, 10 वर्षों में कितना हो गया 10 ईयर्स में 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो फिर अगला फिर 5 टाइम्स होने में, 5 गुना होने में उसको सिर्फ 10 साल ही लगेंगे, क्योंकि हर एक 10 साल में वो 5 गुना हो रहा है। तो फिर अगले 10 साल में फिर से 5 गुना हो गया। आप यहाँ से देखिए कि शुरुआत से जब आप देखिएगा तो 1 से कितना गुना हो गया 25 गुना, कितने सालों में 10 साल और 10 साल 20 सालों में। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। देखिए इस टाइप के सवालों को आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं कि आप यहाँ पे ये लिख लीजिए n 10 ईयर्स इक्वल टू 5 का पावर n। यहाँ पे है क्या, सवाल में ये है कि 10 सालों में
5 गुना हो रही है। मैंने दोनों तरफ, एक तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरफ n का पावर चढ़ा दिया। अब जो भी आपसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा 125 गुना, ठीक है, तो 125 के लिए यहाँ पे आपको n की वैल्यू 3 रखनी होगी। तो आप यहाँ जैसे 125 रखिएगा, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे भी 3 रख दीजिए। 125 गुना कितने सालों में हो जाएगी? 30 सालों में। आपसे पूछ दे 25 गुना, तो 25 गुना के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखनी होगी। n की वैल्यू 2 रखिएगा तो 25, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखिएगा तो कितने सालों में? 20 सालों में। 30 सालों में 125 गुना, 20 सालों में 25 गुना। ठीक है, बस आपको ये लिखना है। जो दिया हुआ है उसमें टाइम को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना गुना हो रहा है उस पे पावर n चढ़ा दीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 40 लाख की कुल लागत पे एक नए एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। उन्होंने अपने शेष बीटा परीक्षकों को 50 लाइसेंस मुफ्त प्रदान किए। शेष लाइसेंसों के लिए उन्होंने 6000 प्रति लाइसेंस के बाजार मूल्य पे 15% की छूट दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदे गए हर 9 लाइसेंस पे एक लाइसेंस मुफ्त दिया। यदि सभी 800 लाइसेंस वितरित किए गए तो कंपनी का कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, सवाल ये है कि 40 लाख उसने खर्च किया 800 लाइसेंस डेवलप करने में, तो एक लाइसेंस का सीपी कितना लगा होगा? 40 लाख डिवाइडेड बाय 800, तो एक लाइसेंस का सीपी निकल के आ जाएगा 40 लाख डिवाइडेड बाय 800, यानी कि 5000। 5000 एक लाइसेंस का सीपी आ गया। ऐसे ऐसे कितने लाइसेंस है? 800 लाइसेंस है। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 40 लाख मिल जाएगा आपको। आपके पास सीपी आ चुका है। यदि आप सेलिंग प्राइस एसपी निकाल लीजिएगा तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यदि हम सेलिंग प्राइस देखें तो सेलिंग प्राइस में बोल रहा है कि 750 लाइसेंस ही बेचे गए, 50 तो फ्री में दे दिए गए, तो 800 में से बेचे कितने गए? 750। किस प्राइस पे बेचे गए? तो 6000 पे 15% का छूट देंगे, तो 6000 का 15%, 15 छक्के 90, यानी कि 900 का छूट दिया गया। तो 6000 की चीज पे 900 का छूट दिया गया, मतलब 5100 में बेचा गया। तो 750 लाइसेंस बेचे कितने में गए? 5100 में। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि हर एक 9 लाइसेंस पे एक लाइसेंस मुफ्त दिया गया। बहुत बार जब आप मार्केट जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ऑफर रहता है कि 3 सेट खरीदिए 1 सेट फ्री ले जाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लेके 4 सेट आ रहे हैं लेकिन पैसे सिर्फ 3 ही सेट के दे रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 9 लाइसेंस पे एक लाइसेंस फ्री है, मतलब आप 10 लाइसेंस खरीद रहे हैं, पैसे सिर्फ 9 ही लाइसेंस के दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 750 लाइसेंस में आप सिर्फ 9 ही लाइसेंस के पैसे दे रहे हैं आउट ऑफ 10। ये इसका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटिव दिख रहा है लेकिन ये कैलकुलेटिव है नहीं, हम आपको बताते हैं। इसमें जो पहले कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 1 0 हम काट देते हैं यहाँ से। हमारे पास कितना आ गया? 75 गुना 9 यानी कि 675, और गुना 5100। ठीक है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन। यदि 5000 इधर का 5000 इधर के 5000 से कट जाता तो, लेकिन यहाँ 5000 नहीं है, ये 5100 है। ठीक है, तो जब इस टोटल नंबर की बात करेंगे हम तो देखिए 675 गुना 5100 है। यदि इसको किसी तरह से 5000 बना ले तो सीपी के 5000 से कट जाता नहीं है। तो वही काम हम करेंगे। हम करेंगे क्या, ये देखते हैं कि 5100 जो है हमारे पास, क्या उसको 5000 बनाया जा सकता है? तो 5100 है क्या? 5000 पे जब आप 2% बढ़ाएंगे तो वही तो 5100 हो जाता है ना, क्योंकि 5000 का 2% 100 होता है। तो यदि आप इसको 2% नहीं बढ़ा के इसको 5000 का 5000 ही रहने देते, ठीक है, और जो 2% बढ़ा के 5100 लिखा गया था वो 2% आप 5000 में नहीं बढ़ा के इसमें बढ़ा लेते 675 में। तो 675 का जब आप 2% बढ़ाएंगे तो 675 का 1% क्या होगा? यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा 6.75। तो 675 का 1% हो गया 6.75, तो 2% हो जाएगा 13.5। तो 675 का 2% यानी कि 13.5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाता कितना? 688.5 हो जाता। या तो आप नंबर को ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों सेम ही बात है। मैंने 5000 पे 2% नहीं बढ़ा के 675 पे 2% बढ़ा दिया। इससे देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। यहाँ का 5000, यहाँ का 5000 कट गया। आपके पास सीपी आ चुका है 800 और सेलिंग प्राइस आ चुका है 688.5। तो आप देखिए कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो रहा है। जब आप यहाँ से देखिएगा 800 की चीज को 688 में बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है। 800 की चीज को 688 में बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है कितने का? 111 रुपये 5 पैसे का। ये लॉस है 111 रुपये 5 पैसे का। ठीक है, आंसर दिख गया ऑप्शन नंबर सी। क्यों? तो जब आप 800 को 111.5 की बात करेंगे तो 800 का 10% कितना होता है? 800 का 10% होता है 80,
और 800 का 4% कितना होगा, 8 चौके 32, यानी कि 800 का 14% कितना हो गया, 800 का 14% हो गया 112, और ये 112 से कम है ना, 111.5 112 से कम है, तो 14% से कम आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ये दिख रहा था। यदि आप 100 में भी मान के बनाना चाहें तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि आंसर मिल चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों तरफ आप यदि 100 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें, 800 को भी 8 से डिवाइड कर दें तो कितना मिल जाएगा, 800 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 100, और यदि 688 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 8 64, और 8 6 48.50 यानी कि 06। 100 की चीज को 86.6 में बेचा गया, कितने का लॉस हो गया, सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया 13.94। इतने का लॉस हुआ तो 100 में इतना ही परसेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया है ये चीजें कि परसेंटेज चेंज का मल्टीप्लीकेशन पे क्या इफेक्ट होता है। आप यदि परसेंटेज की वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए, वहां से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो मोटरसाइकिल सवारों की गति का अनुपात 5:3 है। यदि धीमे मोटरसाइकिल सवार को 24 किलोमीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है और उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे पकड़ने के लिए तेज मोटरसाइकिल सवार कितनी दूर यात्रा करेगा। देखिए, दो मोटरसाइकिल सवार है, एक का स्पीड 5 है तो दूसरे का स्पीड 3 है। हालांकि दूसरे का स्पीड सवाल में दे रखा है आगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस 3 की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड निकल चुकी, और ये भी बोल रहा है कि जो धीमा चलने वाला मोटरसाइकिल है उसका वो 24 किलोमीटर का उसको बरत दे दिया जाता है। मतलब दोनों के बीच में गैप कितना है, 24 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाला मोटरसाइकिल है, और जो शुरुआत पे है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। तो इन दोनों का, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं ना। पूछ रहा है कि धीमी मोटरसाइकिल वाले से तेज मोटरसाइकिल वाला कितनी दूरी पे मिलेगा। तो सबसे पहला मिलेगा कितनी देर में, ये हम देख लेते हैं। तो दोनों का जब रिलेटिव स्पीड आप निकालिएगा 20 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का, तो रिलेटिव स्पीड चूंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाता है। तो 20 माइनस 12 यानी कि इनका रिलेटिव स्पीड आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा। यही तो रिलेटिव स्पीड, यानी कि 3 घंटे के बाद ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटे वाले से मिल जाएगा, क्योंकि उनके बीच का जो गैप था वो खत्म हो गया। 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली इसने 3 घंटे में। तो मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला मोटरसाइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे वाले मोटरसाइकिल से 3 घंटे में मिल गया। तो 3 घंटे में मिला तो चला कितना, यही पूछ रहा है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे तक चला तो 60 किलोमीटर चला ना, मतलब 60 किलोमीटर के बाद मिला, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 1 अप्रैल 2025 को 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पे एक बैंक से 7500 का ऋण लिया। उसने 1 सितंबर 2025 को ऋण चुकाने का निर्णय लिया। उसने बैंक को कितनी राशि वापस की। तो यहाँ पे आपको जो निकालना है वो निकालना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट कितना वापस किया। अब देखिए टाइम पीरियड कितना है, 1 अप्रैल से 1 सितंबर, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर तो स्टार्टिंग में ही दे दे रहा है, मतलब 5 ही महीने हैं। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया हुआ है, तो 5 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 9% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है, इंटू 5। आपको निकालना सिर्फ 5 महीने का, इतना ही परसेंट आएगा। तो ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 या 15/4, यानी कि 3.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, 3.75%। अब आपको जो अमाउंट निकालना है वो कितना हो जाएगा, 7500 प्रिंसिपल हो जाएगा, प्लस 7500 का 3.75% इंटरेस्ट हो जाएगा। 7500 का 3.75%, तो परसेंट को डबल जीरो से आप काट सकते हैं ना। आप सीधा ये लिख सकते हैं कि 7500 गुना 3.75 कितना होगा, यही आपका इंटरेस्ट होगा। ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये 0.25 के टर्म में आएगा। ठीक है, जैसे इसकी बात करें हम, यदि आप यहाँ से 2 जीरो हटा के नीचे लिख दें तो जब भी आप इसको गुना कीजिएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 25 आएगा। ठीक है, 25 आ सकता है, 75 आ सकता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में 5 आएगा, ये क्लियर है। और इसको आप जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो भी लास्ट में 5 ही होगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा, वो भी 5 में ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सीधा दिख रहा है आपको। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या दोनों है।
तो जब आप पूर्ण संख्या की बात करेंगे यानी कि होल नंबर की बात करेंगे तो 0 से शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे पूर्ण नंबर होते हैं। होल नंबर का मतलब है पूरा पूरा नंबर, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो 0 से लेके होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होके 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे होल नंबर है, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। इसमें नेगेटिव शामिल नहीं होता है। और इंटीजर क्या होता है यानी कि पूर्णांक क्या होता है कि या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो लेकिन पूरे पूरे नंबर हो। तो इसमें सारे माइनस वाले भी नंबर आएंगे, मतलब -1, -5, 0, 4 ये सारे आएंगे। मतलब पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो इंटीजर होता है। और पूरे पूरे नंबर हो बस नेगेटिव ना हो, उसको हम लोग पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है जो दोनों में कॉमन है? आप खुद देखिए, 0 दोनों जगह है ना, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, यानी कि दोनों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये 4 माइनस में है तो माइनस में ये तो होल नंबर तो होगा ही नहीं। 3.5 डेसिमल है, ये दोनों में से किसी में ना नहीं आएगा, ना ही पूर्णांक होगा ना ही पूर्ण संख्या होगा। 1/2 ये भी फ्रैक्शन में ना ही पूर्णांक होगा ना ही पूर्ण संख्या होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एबीसी ने एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। 1 वर्ष के बाद टोटल लाभ 1 लाख है, तो बी का हिस्सा कितना है? 3 आउट ऑफ सॉरी बी का हिस्सा कितना है? 3 आउट ऑफ 5 3 8 2 10, मतलब 10 में से बी का हिस्सा 3 है और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी का प्रॉफिट। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक ठोस पिरामिड को रंगा जाना है। यदि पेंट 2 वर्ग मीटर प्रति लीटर कवर करता है, मतलब 1 लीटर में 2 स्क्वायर मीटर ही कलर किया जा सकता है और कुल सतह 48 वर्ग मीटर है, तो रिटच के लिए 5% अतिरिक्त सहित कितना पेंट कितना कलर आवश्यक है? तो देखिए, टोटल बोल रहा है कि 2 मीटर स्क्वायर के लिए 1 लीटर कलर लगता है, तो यहाँ पे 48 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कलर लगेगा? 24 लीटर कलर लगा। और उस पर यह भी बोल रहा है कि 5% एक्स्ट्रा और लगाना है रीटच के लिए, मतलब वापस से उसको थोड़ा बहुत जो कमी रह जाता है उसको पूरा करने के लिए 5% और। तो 24 लीटर का 5%, 24 लीटर का 10%, 2.4, 5 लीटर 5%, 1.2, इतना लीटर और लगेगा। टोटल कितना? 24 लीटर और 1.2 लीटर, 25.2 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक एल आकार का फर्श 2 आयतों 6 मीटर 4 मीटर 8 मीटर 6 मीटर, 2 आयत का डायमेंशन दिया हुआ है, से बना है। टाइल की लागत जो है वो 450 रुपये है पर मीटर स्क्वायर। यदि 70 मीटर स्क्वायर से अधिक टाइल लगाई जाती है तो टोटल 10% की छूट है। छूट के बाद कुल लागत क्या है ये पूछ रहा है आपसे। देखिए, जब यहाँ पे आयत का हम लोग एरिया निकालेंगे तो 2 आयत है, एक तो 6 × 4 का, एक 8 × 6 का, तो एरिया कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और दूसरे आयत का 8 छक्के 48, टोटल एरिया आ गया 72 मीटर स्क्वायर। अब बोला यदि 70 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो टाइल्स तो 10% की छूट दी जाती है, यानी कि 450 प्रति मीटर स्क्वायर टाइल्स का रेट है, तो 10% का जब आप छूट दीजिएगा तो टाइल्स का रेट कितना हो जाएगा? 450 पे 10% की छूट यानी कि 405 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस है ये। टोटल कितने मीटर स्क्वायर है? 72, तो 72 × 405 यही आपको निकालना है। ठीक है, 72 × 405। अब यहाँ से देखिए 9 का मल्टीपल हम देख लेते हैं, हम गुना नहीं करते हैं। ठीक है, जब 9 का मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि 72 9 का मल्टीपल है, 45 भी 9 का मल्टीपल है, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा, ये सही हो सकता है। नीचे वाला 9 6 3 9 ये भी हो सकता है। उसके नीचे ऑप्शन नंबर सी 9 का मल्टीपल नहीं है ये। ऑप्शन नंबर डी 5 4 9 9 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और बी होगा, लेकिन ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल जीरो आ रहा है ना आंसर में आपके, ऑप्शन ए में डबल जीरो है, इन लास्ट आखिरी के 2 डिजिट डबल जीरो है, तो डबल जीरो तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 2 जीरो बनाने के लिए या तो हमें 2 जीरो चाहिए या तो 2 5 चाहिए। यहाँ पे एक ही बार 5 है। 405 होता क्या है? 405 होता है 81 × 5, यही तो होता है 405। तो एक ही बार 5 मिल रहा है ना इस पूरे नंबर में, और जीरो कहीं है नहीं, तो एक ही बार 5 मिल रहा है, मतलब एक ही जीरो बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि बड़ा नियमित बहुभुज एक समान केंद्र के चारों ओर 6 नियमित षष्ठभुजों को जोड़ के बनाया जाता है, हेक्सागन को जोड़ के बनाया जाता है। संयुक्त आकार के क्षेत्रफल का एक षष्ठभुज से अनुपात क्या है? देखिए, सवाल ये है कि मैंने फिगर बना रखा है सवाल में आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे फिगर दिया हुआ नहीं है इस सवाल में, मैंने यहाँ पे पहले से ऐड किया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। इसमें यह है
कि टोटल 6 हेक्सागन है, उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उन सबका सेंटर मतलब एक केंद्र के चारों ओर उसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, सवाल में ही बोला है कि एक कॉमन सेंटर के, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कॉमन सेंटर है, उसके चारों तरफ 6 हेक्सागन को अरेंज किया जाता है। ठीक है, और सारे को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। 6 हेक्सागन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 हेक्सागन। तो 6 हेक्सागन का एरिया तो बराबर होगा ना, एक 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 मैंने यहाँ पे मान लिया। तो आपसे पूछ रहा है संयुक्त आकार के क्षेत्रफल, मतलब पूरे हेक्सागन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सबका एक है, एक 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 एक, टोटल 6 हो गया संयुक्त आकार का क्षेत्रफल। और एक षष्ठभुज का एरिया, तो एक षष्ठभुज का एरिया तो एक ही होगा ना। इसका रेशियो क्या है, 6:1, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको फिगर समझ में आना चाहिए था। इसका आंसर बिल्कुल आसान था, 6:A। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिकोणीय यातायात संकेत की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। यदि संकेत को पेंट करने की लागत 5 प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरे संकेत को पेंट करने का कुल खर्चा क्या होगा। देखिए, ये जो ट्रैफिक साइन की बात कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा रोड पे लगा हुआ होता है इस तरह का कोई साइन, एक नीचे डंडी लगी हुई होती है, इस पे लिखा हुआ होता है स्पीड लिमिट या तो कुछ भी। ठीक है, तो इसी ट्रायंगुलर साइन की बात कर रहा है, जिसका साइड दिया हुआ है 13, 14 और 15। ठीक है, यदि हम मान ले ए 13 है, बी 14 है, सी 15 है, तो जब हमें इसका एरिया निकालना है, इसका टोटल एरिया क्या होगा, एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर मीटर में एरिया आएगा। और 5 रुपया पर स्क्वायर मीटर का चार्ज है, पर स्क्वायर मीटर पेंट करने पे 5 रुपया लग रहा है, तो जो भी एरिया आएगा उसको 5 से गुना करेंगे तो आपको पता लग जाएगा टोटल खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे जब आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको हिरोन्स फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, हिरोन्स फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे जो s है वो सेमी पेरीमीटर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे जब आप ए बी सी की वैल्यू रखिएगा, s की वैल्यू रखिएगा, तो आपको एरिया जो मिलेगा वो मिलेगा 84। मुझे पता क्यों है, क्योंकि इस टाइप का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब बहुत बार पूछता है एसएससी में खास करके, कि 13, 14 और 15 सेम डेटा देता है, 13, 14, 15। तो आप लोग ये याद रख लीजिए कि 13, 14, 15 यदि किसी ट्रायंगल का 3 साइड है तो उसका एरिया 84 होता है। आप लोग हिरोन्स फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये याद रख लीजिए क्योंकि इससे सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा है एसएससी में। तो यहाँ पे यदि इसका एरिया 84 है और 84 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर 5 रुपया लग रहा है पेंट करने पे, तो 84 मीटर स्क्वायर कितना लगेगा, 84 इंटू 5 यानी कि 420। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे बोला है साइन थीटा कोस थीटा दोनों बराबर है, तो थीटा का मान निकालिए। देखिए, जब भी साइन ए और कोस बी बराबर होता है ना, हालांकि यहाँ पे तो क्लियर थीटा 45 ही होगा, क्योंकि दोनों साइन थीटा कोस थीटा 45 पे ही बराबर होती है, तो ऑप्शन ए हो गया। एक बात और जान लीजिए कि साइन ए और कॉस बी यदि बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप रख के देखेंगे दोनों थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 45, ऐसे भी देख सकते थे। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है एक प्रिज्म का एरिया, बेस का एरिया 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है जबकि ऊंचाई समान रहती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपसे पूछ रहा है। तो प्रिज्म का आयतन होता क्या है, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, यही होता है प्रिज्म का एरिया, सॉरी प्रिज्म का वॉल्यूम। अब इसमें बोल रहा है कि एरिया 25% से बढ़ गई, यानी कि ये एरिया 25% से बढ़ गई, हाइट कांस्टेंट है, तो एरिया इन दोनों में से कोई भी एक चीज 25% से बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी तो 25% से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर एक टंकी को पानी से भर रहे हैं। पुरुष हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है जबकि महिला हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। टैंक में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पुरुष 100 लीटर पानी भरने में अकेला कितना समय लेगा, तभी दोनों का कंबाइन निकाल पाएंगे हम लोग। तो पुरुष 4 लीटर 3 मिनट में भरता है, तो 100 लीटर कितने मिनट में भरेगा, 75 मिनट में। आप यहीं पे देख लीजिए, पुरुष की यदि हम बात करें, मैन की बात करें, तो 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। तो 100 लीटर पानी यानी कि 25 से इसको गुना करेंगे तो 100 लीटर पानी कितने देर में भरेगा, इसको भी 25 से गुना करेंगे यानी कि 75 मिनट में। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि मैन 75 मिनट में 100 लीटर पानी भर सकता है। जब वुमेन की बात करेंगे तो 4 मिनट में 3 लीटर भर सकती है। ठीक है, 4 मिनट में
3 लीटर। इसको 100 लीटर बनाना है तो इसको 100/3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 100 लीटर पानी कितने देर में भरेगी, तो इसको भी 100/3 से गुना कर देंगे, 400/3 मिनट में। ठीक है, पुरुष जो है वो 75 मिनट में 100 लीटर भर सकते हैं, और महिला यानी कि वुमेन 400/3 मिनट में 100 लीटर भर सकती है। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे। इसको मिटाता हूं मैं। देखिए, यदि आप लोगों को एक चीज पता है कि कोई काम यदि ए एक्स मिनट में कर पाए और बी वाई मिनट में कर पाए, कोई काम एक्स ए मिनट में कर पाए, वाई बी मिनट में, सॉरी बी वाई मिनट में कर पाए, तो दोनों मिलके कितने समय में करते हैं, तो एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही होता है कंबाइंड टाइम ए और बी का। यदि ए एक्स मिनट में करते हैं, बी वाई मिनट में करता है, तो ए प्लस बी इतने मिनट में करेगा। ये आप लोगों को पता होगा। तो यहां से दोनों मिला के हमें निकालना है कि 100 लीटर कितने समय में भर सकते हैं, तो हम सेम चीज यूज करेंगे। हम इसको 75 गुना 400/3 लिख सकते हैं, और बटा में 75 प्लस 400/3, तो यहां से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 75 गुना 400, और नीचे बचेगा 75 को पहले 3 से गुना करेंगे, फिर कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, ऐसे नहीं हटा देंगे 3 को। तो 75 को जब 3 से गुना करेंगे तो 225 और प्लस 400 625। अब ऊपर नीचे का 3 कट गया है, ये कट रहा है क्या, ये कट जाएगा 125 से, 25 से इसको काटिएगा 3 बार में, 25 से इसको काटिएगा, तो 6 चौके 24, एक 25 बार में, 25 से इसको काटिएगा, 4 चौके 16, 16 × 3 = 48। ठीक है, कितना देर आ गया, 48 मिनट में दोनों मिलकर टंकी को भर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनका औसत 100 है तो बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, यदि 3 संख्याओं का औसत 100 है तो तीनों संख्याओं का सम कितना होगा, 300। तो संख्या है कितनी, 2 3 5। यदि हम x मान लें, 2x 3x 5x, तो तीनों संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 10x। और इक्वल टू यहाँ से तीनों संख्याओं का सम, एवरेज 3 है 3 संख्याओं का, तो सम कितना हो जाएगा, गुना 3, यानी कि 300। यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। आपको पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। बड़ी संख्या कितना है 5, छोटी संख्या कितना है 2, यानी कि 5x - 2x, 3x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यदि 30 है तो 3x की वैल्यू 90। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कैन में 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर तेल है, दूसरे कैन में 60 रुपये प्रति लीटर की दर से 60 लीटर तेल है, उन्हें मिलाया जाता है और 20 लीटर 70 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। तो विक्रेता को इस बिक्री पे कितना लाभ या हानि होता है। परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो दो तरह के तेल को मिलाया गया, एक तो 50 रुपये प्रति लीटर का तेल है और दूसरा 60 रुपये प्रति लीटर का तेल है। किस रेशियो में मिलाया गया, तो 50 रुपये प्रति लीटर वाला तेल 40 लीटर है और 60 रुपये प्रति लीटर वाला तेल 60 लीटर है। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी हम यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बीच का डिफरेंस 40 और 50 के बीच का डिफरेंस 10 है ना, तो सम भी 10 के बराबर होना चाहिए, तो 1 0 काट देते हैं, अनुपात तो सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या अनुपात आ गया, 4:6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच का सम के बराबर आ गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर्स में से इसको घटा लेते हैं, या तो छोटे वाले नंबर में 6 को जोड़ लेंगे, दोनों सेम ही बात है। तो 60 में से जब हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 56। मतलब जो हमारा मिक्सचर आएगा उसका प्राइस आ गया 56, और हम उसको बेच कितने पे रहे हैं, 70 रुपये पे बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट 1 लीटर पे कितने का होगा, 56 की चीज जो मिक्सचर आई 56 की आई, बेच 70 पे रहे हैं, तो 14 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं ना पर लीटर। और टोटल कितने लीटर बेच रहे हैं, 20 लीटर। तो 14 रुपये का प्रॉफिट 1 लीटर पे, तो 20 लीटर पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 गुना 14, यानी कि 280 का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है यदि कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए है, जो आप लोगों को पता ही है, तो कोस 2a का वैल्यू पूछ रहा है। कोस 2a मैंने बताया था, कोस 2a जो होता है ये होता है कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए का वैल्यू यदि आप 1 - साइन स्क्वायर ए रखिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 1 2 और 3 8 से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन 1 2 और 3 8 रखने पे सेटिस्फाई कर जाए वही इसका आंसर होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हर एक ऑप्शन में 1 2 की वैल्यू रखिए, मतलब x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, और x की जगह पे 3 और y की जगह पे 8।
जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं थी आप इस सवाल में। जैसे ही आप इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप होता है m, ठीक है। m कैसे निकालते हैं y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, ये तो स्लोप होता है। तो y2 माइनस वाई वन यानी कि 8 माइनस 2 बटा x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1। यहाँ से आपका स्लोप आ जाता है 6 बटा 2 यानी कि 3। और लाइन का इक्वेशन आप लोगों को पता ही होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप देखिए कि m 3 आया यानी कि x का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए था। तो x का कोफिशिएंट एक ही ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 3x प्लस 10 इक्वल टू कोस 2x माइनस 5। तो x की वैल्यू निकालिए। अभी मैंने बताया था 2-3 स्लाइड ऊपर कि कोस a इक्वल टू कोस b यदि होता है, सॉरी साइन a इक्वल टू यदि कोस b होता है तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3x प्लस 10 और 2x माइनस 5 को जब जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आ गया 5x प्लस 5 यानी कि x बराबर 17, x बराबर 17 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक अष्टभुज यानी कि ऑक्टागन के एक शीर्ष से मतलब एक वर्टेक्स से खींचे गए विकर्णों द्वारा बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए, n-2। किसी भी पॉलीगन में जिसकी साइड n है उसके किसी एक वर्टेक्स से जब आप विकर्ण खींचेंगे तो उसके विकर्णों से n-2 ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ऑक्टागन है तो 8, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा आंसर, 6। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं फिगर को। देखिए एक ऑक्टागन बना लेते हैं, हालांकि ये किसी भी पॉलीगन में अप्लाई होगा। एक ऑक्टागन बना लेते हैं, 3 2 5 6 7 8, 8 भुजा हो गए ऑक्टागन। ठीक है, अब देखिए ये मान लेते हैं कि चलिए इसको ऑक्टागन नहीं मान के ये मान सकते थे कि टोटल n साइड का कोई पॉलीगन है, तो इसके साइड्स कितने हो गए, n साइड हो गए। और यदि n साइड है तो वर्टेक्स कितने होंगे, वर्टेक्स का मतलब कितने शीर्ष होंगे, ये सारे शीर्ष ही है ना, सारे शीर्ष हैं तो शीर्ष कितने होंगे, n शीर्ष होंगे, n वर्टेक्स होंगे। जितने साइड होते हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं एक क्लोज्ड फिगर में। अब मान लीजिए कि आपको सवाल बोला है किसी भी एक शीर्ष से, तो एक शीर्ष हम यहाँ पे a ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये बताइए कि n से आप कितने डायगोनल खींच सकते हैं। तो n से जब आपको डायगोनल खींचना है यानी कि इस a पॉइंट से आपको डायगोनल खींचना है किसी एक पॉइंट से, तो आप a से b पे डायगोनल तो खींच नहीं सकते क्योंकि एक लाइन ही हो जाएगा, मतलब उस पॉलीगन का साइड ही है ए बी। और ए से सी पे भी डायगोनल नहीं खींच सकते क्योंकि ए सी भी पॉलीगन का साइड ही है, मतलब। और ए से ए पे भी नहीं खींच सकते, मतलब यदि टोटल एन साइड हैं या एन वर्टेक्स हैं तो आप किसी भी एक पॉइंट से टोटल कितने डायगोनल खींच सकते हैं, n-3, क्योंकि 3 पॉइंट तो माइनस हो गया। एक तो आप ए से ए पे नहीं खींच सकते, ए से बी पे भी नहीं खींच सकते डायगोनल, और ए से सी पे भी डायगोनल नहीं खींच सकते। तो बाकी कितने आपके वर्टेक्स बचे, n-3 वर्टेक्स बचे ना। तो n-3 वर्टेक्स पे यानी कि आप लोग n-3 डायगोनल खींच सकते हैं। ठीक है, और जितने डायगोनल होंगे उससे एक ज़्यादा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, यानी कि n-3 प्लस 1, यानी कि जो ट्रायंगल बनेंगे वो n-2 बनेंगे। समझ गए? ठीक है, यानी कि आप लोग ये याद रखिएगा कि किसी भी पॉलीगन के एक वर्टेक्स से जब आप डायगोनल खींचेंगे तो उस डायगोनल से n-2 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष P, Q और R हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 0 8 0 और 0 6। पूछ रहा है कि इसके परिकेंद्र के निर्देशांक क्या हैं। तो जब हम परिकेंद्र की बात करेंगे तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस के ठीक बीच पे होता है, बीच में। तो पहले यदि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाए तो आपको ये पता करना होगा कि यहाँ P कौन सा शीर्ष होगा, Q कौन सा होगा और R कौन सा होगा। लेकिन जैसे ही आप इसके वैल्यू को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि Q और R का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप डिस्टेंस निकालते कैसे हैं दो कोऑर्डिनेट का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 80 और 06 के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी भुजा कहाँ पे होती है, हाइपोटेनस पे। ठीक है, तो हाइपोटेनस का ही वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 80 और 06, क्योंकि यही भुजा की लंबाई सबसे ज़्यादा आएगी।
और जो तीसरी वर्टेक्स बच गई 0 0 वो यहाँ की हो जाएगी वर्टेक्स, ये 90 डिग्री। अब यदि हम बात करेंगे परिकेंद्र का, तो आप लोगों को पता होगा परिकेंद्र जो होता है यानी कि सर्कम सेंटर, वो हाइपोटेनस के ठीक बीच में होता है। तो हाइपोटेनस के ठीक बीच में यानी कि यहाँ पे यदि परिकेंद्र है और परिकेंद्र का कोऑर्डिनेट आप लोगों से पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी लाइन के यदि बीचों बीच कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को निकालने के लिए यानी कि आप एक्स सिंपली क्या लिख सकते थे, 8 प्लस एक्स का कोऑर्डिनेट 8 प्लस 0/2, ठीक है, 8 प्लस 0/2 एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और वाई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 0 प्लस 6/2, यहाँ पे एक सेकेंड, ये 0 प्लस 6/2 ऐसे ही तो निकालते थे किसी भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6/2। तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकल गया, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए √12 से क्या बाहर आ जाएगा, 2√3, √12 को लिख सकते हैं 2√3 और √75 को लिख सकते हैं 5√3, ये हो गया 7 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए, ये आज का आखिरी सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 5 फुट लंबे एक व्यक्ति 4 फुट की परछाई बनाता है, उसी समय एक पेड़ 20 फुट की परछाई बनाता है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो यदि शेडो हो रहा है तो सबका शेडो एक ही रेशियो में होता है ना, एक टाइम पे, मतलब सबकी परछाई एक ही रेशियो में होती है। तो यदि 5 फुट लंबा कोई व्यक्ति है और उसकी परछाई 4 फीट की बन रही है, 5 फीट का कोई व्यक्ति है, परछाई 4 फीट की बन रही है, और पूछ रहा है कि एक पेड़ है वो कितने फुट का है, आपको निकालना है जब उसकी परछाई 20 फीट की बन रही है। तो रेशियो सेम होगा ना, यहाँ 5 की चीज़ 4, तो यहाँ पे कितना रखेंगे कि 20, दोनों सेम रेशियो में आ जाए। तो यहाँ से देख लीजिए, 5 के 20 तो 5 5 25, यानी कि पेड़ की लंबाई कितनी रही होगी, 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है।